पहले तो ममता बनर्जी जी ने कहा मुझे वक्त दीजिए 3-4 दिन का, हम लोग अगर पुलिस नहीं ढूंढ पाती है तो सीबीआई जांच करे। लेकिन ज़्यादा हमारे जो छात्र इतने ज़्यादा आक्रोश में थे, सदमे में थे, तो उसकी वजह से सीबीआई जांच सेंटर की तरफ से फ़ौरन शुरुआत उसकी हुई। तो क्यों 3-4 दिन का वक्त मांग रही थी? मेरे 2 सवाल है बतौर महिला कि रेप के केस जब होते हैं तो मध्य प्रदेश इस मामले में सबसे अग्रणी है, जिसने बच्चियों से रेप के मामले में फांसी की सजा का कानून बिल्कुल है ना। तो अब केंद्र सरकार इस दिशा में कब चलेगी, क्योंकि जनरली रेप के केस जितने होते हैं अगर वो पॉलिटिकल एजेंडे में आ जाए तो ये स्टेट वो स्टेट ये सरकार में फंस जाते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने बंगाल का जिक्र किया कि महिलाओं को सड़क पे मारा गया, ऐसे मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पर है वहाँ पे भी महिलाओं के साथ इस तरीके से हो जाता है और उसमें एक आड़ ली जाती है कि ये तो रीति रिवाज है तो उसमें कोई दखल नहीं ले सकता। तो इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाएगी और आप इसको क्या आगे प्रपोजल रखेंगी सेंट्रल में? देखिए, देश का संविधान और देश के कानून सबके लिए सामान्य है, बराबर हैं। बहुत ही सख्त कानून है, बल्कि जो विशेषज्ञ हैं इस मामले के वो कहते हैं कि भारत में जो कानून बने हैं लगातार बहुत ही कड़े हैं, लेकिन कानूनों का पालन होना चाहिए और उसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। आपका सवाल, आखिरी सवाल ले लेते हैं जी। ऐसे मामलों में राजनीति होती है। अभी आपने स्वीकार भी किया है कि किसी की भी सरकार हो, किसी की गलती वगैरह सवाल इन्हीं के ऊपर रिलेटेड वीडियो में हाथरस कांड होता है या जंतर मंतर पर पहलवान बैठते हैं तो विपक्ष वहाँ पे हमलावर होता है। अब आप लोग सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इसकी क्या ये इसका आगे क्या है? ये तो राजनीति है कि आपने स्वीकार? देखिए हम लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इन सवालों पर जवाब देते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में भी इस तरह के जो वाक़ये होते हैं उस पर मुखर तौर पर बोलते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक राज्य सरकार लगातार सिर्फ और सिर्फ बलात्कारियों के साथ खड़ी है। मैंने आपसे पहले कहा कि हर एक प्रदेश में होता है, बहुत शर्म की बात है। मैंने कभी नहीं सुना जिस तरह के बयानात आए हैं मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी और आज़म खान की तरफ से भी, इस तरह के शब्द आज़म खान ने जो जयप्रदा जी के बारे में कहे मैंने कभी नहीं सुने अपनी पब्लिक लाइफ में। मैं एंकर रही हूँ, न्यूज़ जर्नलिस्ट रही हूँ, मैं पॉलिटिक्स में मेरा पूरा जीवन सार्वजनिक है, मैंने कभी नहीं सुना। मैंने कभी नहीं सुना जो राजस्थान में मैंने सुना अशोक गहलोत के मंत्री ने जो कहा कि भाई लड़के हैं, कुछ तो होगा ही होगा। जिस तरह से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने कहा है भाई लड़के हैं कुछ तो करेंगे, ये मैंने कभी नहीं सुना किसी और बार। मैं कांग्रेस पार्टी का भी नाम ले रही हूँ कि मैंने ये भी नहीं सुना। तो मैं बात कर रही हूँ चंद पार्टियों की और एक महिला विरोधी मानसिकता की, और जिस तरह से बिल्कुल निरंकुश होकर वो लगातार बलात्कारियों के साथ खड़े हैं और बचा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बहुत ही क्लैरिटी मेरे दिमाग में। दिलीप जी, आपका सवाल। नमस्कार साथियों, प्रणाम, आदाब अर्ज़ है। आपके खूबसूरत शहर में आई हूँ, लेकिन एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में आप लोग को बताने के लिए। आप सब परिचित हैं, वाकिफ़ हैं। साथियों, हमारे देश के ज़मीर पर एक बहुत बड़ा धब्बा, एक बहुत बड़ा कलंक है जो हुआ है कोलकाता में। मैं जानती हूँ इस वक्त भी भोपाल में भी एम्स में मैं जहाँ पता चला मुझे और यहाँ के निजी अस्पतालों में भी किस तरह से सारे डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। एक इसको ममता सरकार की निर्ममता की पराकाष्ठा आप ये देखिए कि कैसे बलात्कारियों को भी, मैं बलात्कारी नहीं कहूँगी, उन राक्षसों को किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है। और ये रिकॉर्ड पुराना है, हमें याद है क्या हुआ शाहजहां शेख के साथ। 40 दिन पुलिस ढूंढती रही, लेकिन शेख शाहजहां जो थे ऐसी कहीं जगह पे थे जिन्हें ढूंढ नहीं पाई। और अब ये आलम है कोलकाता में कि ममता दीदी आज कह रही हैं कि राम शाम और वाम इसके लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि अभी जितना बैर आपको भगवान राम से, कि आप इसमें भी भगवान राम का नाम ला रही हैं। बहुत ही शर्मसार करते हैं उनके शब्द हम सबको, हर एक भारतीय को। और भगवान राम सब जानते हैं कि सिर्फ भाजपा के नहीं हैं, पूरे देश के हैं। और एक मुसलमान होने के नाते मैं आपको बता दूं, और आप जानते भी हैं, अल्लामा इकबाल के वो शब्द, वो अल्फाज है, राम के वजूद पर है हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो आप इमाम हिंद का नाम ला रही हैं, आप भगवान राम का नाम ला रही हैं, आप शाम का नाम ला रही हैं।
आप ये नहीं बता रही हैं कि वो नियुक्ति किसने की थी, वो प्रिंसिपल क्या कर रहा था, उसको बर्खास्त पहले क्यों नहीं किया गया और उसको फौरन एक और जगह क्यों नियुक्त किया गया, सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं चल रहे थे, उस लड़की पर इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे थे कि वो देर में क्यों है, और सीसीटीवी कैमरा जो बाहर से दिखाता है कि एक शख्स नहीं बल्कि और ज़्यादा शख्स थे। जो घिनौने किस्म के जो तथ्य सामने आए हैं, आप सोचिए साथियों, एक महिला होने के नाते तो एक बात है, लेकिन एक इंसान होने के नाते जो हैवानियत और बर्बरता हमने देखी है कोलकाता में, देश सदमे में निर्भया आंदोलन, मैं सड़कों पर थी, हमने देखा था, मैं अस्पताल में थी जब निर्भया की जो सर्जरी हुई थी, उसके बाद जो डॉक्टर्स, 4 डॉक्टर्स थे जो ब्रीफ कर रहे थे, मुझसे कहा थे आप चुपचाप बैठिए, तो मैं चुपचाप अलग बैठी हुई थी। तब मैं एक आंदोलन का हिस्सा थी, आप सब जानते हैं। तो और जो मैंने सुना था ना साथियों, आप भी होते तो वो सदमा जाता नहीं छोड़कर, लेकिन हम सबको पता चला क्या तथ्य है। अब साथियों फ़र्क ये है, और आप लोग सवाल ये पूछेंगे, आप लोग ये पूछेंगे कि भाई आप इस पर क्यों जिक्र कर रही हैं। तो क्या होता अगर भोपाल में और राज्यों में और लखनऊ में और जौनपुर में और सुल्तानपुर में और राजस्थान के कई शहरों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लड़कियां असुरक्षित अपने को महसूस कर रही हैं, जान रही हैं कि वो महफूज नहीं है। आप पूछेंगे सवाल ना, लेकिन आप बताइए कभी ऐसा हुआ है कि लगातार एक बार नहीं कई बार बलात्कारियों को राजनीतिक शय दी गई है? आपने कभी सुना है ऐसे वाक्य का जब उस बच्ची के माँ बाप को फोन किया जाता है और ये बताया जाता है सोच समझ कर कि वो सुसाइड है, 3 घंटे तक वो पार्थिव शरीर को नहीं देख पाते, और ना सिर्फ ये, आप सोचिए किस तरह से सबूतों को नष्ट करने के लिए वो सरकारी अस्पताल में रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। ना सिर्फ ये साथियों, बाकायदा कुछ लोग आते हैं और हुड़दंग करते हैं और सर्वर रूम में चले जाते हैं और जो डीवीआर को हटाने की कोशिश करते हैं। बहुत हमने साथियों, बहुत ही इस तरह के जो वाक़ये होते हैं शर्मसार करते हैं। बहुत ही अफसोस होता है कि हमारे सरजमी पर ऐसे राक्षस रहते हैं और भेड़िए घूमते हैं। लेकिन साथियों, इस तरह से आपने कभी सुना है कि वो महिला जो खुद एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, उसके सबसे ज़्यादा महिला सांसद हैं, बाकायदा रेपिस्ट और बलात्कारियों को न सिर्फ राजनीतिक शय और संरक्षण दे रही है, बल्कि इसके लिए कह रही जो तिरंगा लेके घूम रहे हैं, जो राम और श्याम वाले हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा निर्लजता की कोई और गुंजाइश नहीं है। ये बहुत ही तकलीफदेह वाक़या हुआ है, सबको झकझोर दिया है, रूह कांप गई है लोगों की कि अगर आप तथ्य पढ़े नहीं जाते हैं साथियों। और साफ जाहिर है, कुछ शब्दों का मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती, लेकिन जो भी मेडिको लीगल रिपोर्ट में जिसको भी जल्दी कराने की कोशिश की गई, जो तथ्य मिले हैं साफ जाहिर हैं कि उस डॉक्टर बिटिया के जो बलात्कारी थे वो एक नहीं था, ज़्यादा थे। कौन है वो लोग, कहाँ हैं वो लोग? कोलकाता पुलिस, जिसको ममता बनर्जी कह रही थी कि सबसे अच्छी पुलिस है, क्या कर रही थी? पुलिस बिटिया, डॉक्टर बिटिया हमारी मृतक घोषित की गई, तब क्यों बुलाया गया? कौन लोग थे जो सबूत को लगातार नष्ट कर रहे हैं? क्या इसके पीछे की कहानी है? किन लोगों का बचाव हो रहा है? पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे छात्र का पूरा विरोध प्रदर्शन जो जगह जगह कर रहे हैं, परेशान हाल। और एक बच्ची को मैंने कहते हुए सुना कि मुझे मालूम नहीं मेरा वक्त कब आएगा, कभी भी मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। सोचिए साथियों, उनको भी कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिकली प्रायोजित हैं। और अब बात करते हैं ममता, अच्छा वही ममता दीदी और उनकी सारी सांसद और उनके जो बाकी जो घटक हैं इंडिया अलायंस के, क्या रवैया था जब रेप होता है किसी भाजपा शासित राज्य में? तब वो घटना बहुत बड़ी होती है, इंसानियत की उसमें भी मौत होती है, और होती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, बिल्कुल होती है। लेकिन क्या आप ये देखकर बात करेंगी और मुंह खोलेंगी और महिलाओं के लिए इंसाफ की बात करेंगी और बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाएंगी, जब आप पहले से देखेंगी कि कौन सा राज्य है, इस पे किसका शासन है, जो पीड़िता है, चाहे वो मृतक हो या जीवित हो, सर्वाइवर हो या विक्टिम हो, उसकी क्या जाति है, उसका क्या धर्म है, और जिसने उसको रेप किया है
वो किस पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड है, किस जात, उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है। साथियों, आप सब लोग भूल जाइए कि भाजपा या कांग्रेस या टीएमसी की बात है। भूल जाइए कि हम लोग पत्रकार हैं, पॉलिटिशियन हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। भूल जाइए। सोचिए आप इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त, कि उस माँ और बाप पर क्या गुजरी होगी उस दृश्य को देखकर जो उन्होंने देखा अपनी बेटी का। साथियों, निर्भया आंदोलन में 2012 में हम लोग सड़कों पर थे। बहुत ही तकलीफदेह वक्त था, लेकिन फ़ौरन काम हुआ, कानून बदला गया। लेकिन मैंने कभी भी पहले ऐसे नहीं देखा। हाँ, सुने ही मैंने बहुत सारी बातें, मैंने देखा किस तरह से कन्नौज में जो वाक़या हुआ है उसको लेकर बाकायदा जो जिस पर इल्ज़ाम लगे हैं उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, उसको बचाने की क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं, जिनको एक वक्त अखिलेश यादव के राज्य में मिनी सीएम भी कहा जाता था, इतना उनका दबदबा था। मैंने ये भी देखा कि अवधेश प्रसाद जी के प्रिय साथी मोहित खान साहब, जिनके साथ उनके अनेक फोटोग्राफ्स हैं, उनके बारे में जब बात आती है और 12 साल की बच्ची के साथ ना सिर्फ बलात्कार बल्कि उसको गर्भवती जब बना दिया जाता है, उस वक्त उनको डराने धमकाने की कैसे बातें सामने आती हैं। और तो और अखिलेश यादव ये तक कहते हैं कि पैटर्निटी टेस्ट होना चाहिए, यानी वो बच्ची झूठ बोल रही है, उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। साथियों, ये है असली चरित्र इंडिया अलायंस का। मैं ये नहीं कह रही कि और राज्यों में सब कुछ सही है, बहुत ही अफसोस की बात है ये हो रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा एक राजनीतिक दल को, वो भी एक महिला होने के नाते, जो जिस तरह से और जिस बेशर्मी के साथ बाकायदा बलात्कारियों को, उन राक्षसों को लगातार बचाती आ रही है। ये पहला वाकया नहीं है। धन्यवाद साथियों। कोलकाता पुलिस का रिकॉर्ड सब जानते हैं, शाहजहां शेख ने जो किया सब जानते हैं। आप सब लोग ने वो वीडियो देखे हैं जिस तरह से एक महिला को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्योंकि उसके कोई अवैध या संबंध किसी और से थे। बाकायदा एक शरिया कोड बनाया जा रहा है। सब चुप। पुराना कोई वीडियो आता है, एक घर के अंदर एक महिला को मार रहे हैं पकड़कर, कहा जाता है तो पुराना वीडियो है, लेकिन इतना पुराना भी नहीं है। इसमें सब में क्या कॉमन बात है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनका प्रशासन। वो ममता बनर्जी जो अपने राज्य को ही समझती हैं कि वो भारत के संविधान के अधीन नहीं है। सोचिए, मतलब ये घटना इतनी दुखद है सबके लिए, तो इसीलिए ना सिर्फ भाजपा और पार्टियां भी इसके लिए बोल रही हैं, लेकिन हम लोग जगह जगह जाकर बात करेंगे। सत्यविजय जी, फिर आपको भी लेते हैं। ममता बनर्जी कह रही है जो बाम और राम का जिक्र कर रही है, इसको किस तरह से आप? मैं वही कह रही हूँ कि उन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। मतलब भगवान राम सबके हैं, और आप आस्था के साथ पूरे भारत के वासियों के, सिर्फ हिंदू भाइयों के, हमारे और पूरे देश के लोगों के साथ एक भगवान राम का नाम लेकर जिस तरह से आप बेइज्जत कर रही हैं और उनकी मजहबी भावनाओं का खिलवाड़ कर रही हैं, ये अनुचित है। ना सिर्फ ये, वो तिरंगे का मजाक उड़ा रही हैं और कह रहे जो तिरंगा लेके आए थे वो भाजपाई थे, वो ही हंगामा कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता है घृणा जो भगवान राम के साथ है। इस सप्लीमेंट्री है योगेंद्र, सीधे उसमें पुलिस, स्टेट पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वह सीधे कह रहा है कि केंद्र की प्रोटेक्शन एजेंसियां इसमें रहेंगी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट में। एक चीज, आप 2 साल पहले बिल ला रहे हैं, बाकी के बिल्स बड़े स्ट्रेटजिकली आप लोग लाते हैं, बड़े आराम से अमित शाह जी लाते हैं, बिल पारित हो जाते हैं। इस बिल में इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना पेंडिंग हो रहा है? देखिए, ये तो कम से कम इस सरकार पर ये तो इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि हम आराम से बिल लाते हैं। हम वो सरकार हैं जो बहुत बड़े बड़े बिल लाए हैं और उनको एक्ट बनाया है। हम वो सरकार है जिसने आर्टिकल 370 को कैसे ख़त्म किया, एब्रोकेट किया। हम वो सरकार है जो ऐसी, बिल्कुल मैं जवाब दे रही हूँ, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रही हैं आपको याद है ममता बनर्जी जब भी सीबीआई की जांच पड़ताल होती है, जब वो कमिश्नर के खिलाफ थी, उसको बचाने के लिए कैसे आ गई थी? आपको याद है जब सीपीआरएफ की जहाँ पे टुकड़ियाँ थी, जब इलेक्शन हो रहे थे, उसके खिलाफ वो बोल रही थी। वो तो इतनी निरंकुश हैं सीएम कि वो सेंट्रल एजेंसियों की बात मानने को तैयार है, और सीबीआई है जांच पर। जी दीदी एक मिनट, आशीष जी का सवाल लेते फिर आपका दें। आशीष जी। मैडम, ये बंगाल में लगातार दमनकारी घटनाएं होती रहती हैं, चुनाव उनके खिलाफ कोई अगर चुनाव
प्रचार भी करता है तो उनकी हत्याएं होती हैं, घर जला दिए जाते हैं। जब इस तरह की लगातार घटनाएं होती हैं, मानवाधिकार के कोई मामले, तो केंद्र सरकार उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करती? लोग तो ये कहते हैं कि वो मोदी जी को राखी बांधती है इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होती। देखिए, सब तरह की बातें होती हैं, लेकिन आप भी सच जानते हैं। और हद तो ये है कि पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि जिन महिलाओं के परिवारों ने भाजपा को वोट दिया था, तो चाहे वो वृद्ध महिला हो या बच्ची हो या आदिवासी महिला हो, बाकायदा गैंग रेप उनके साथ किया गया है। NHRC ने इसका संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने इसका, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। तो ये है असलियत वहाँ की। वो वायलेंस जो है एक उसकी नॉर्मलसी हो गई है वहाँ, वो सामान्य माना जाने लगा है। ये पॉलिटिकल वायलेंस जो हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शर्मसार करती है वो बात की सारी महिला सांसद चुप हैं, हर जगह पहुँच जाती हैं वो। कठुआ हो, हाथरस हो, मणिपुर की बात पर तो चाहे वो गृह मंत्री बोल रहे हो, बोलने ही नहीं देती, लेकिन इस पर चुप हैं। साहिया जी, इसी के साथ एक मिनट, क्या आपको लगता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की पैरवी की जा सकती है, या वहाँ जो स्टेट बॉडी है जो रिकमेंड करे सेंटर को कि वहाँ पे? देखिए, इसका फैसला होना चाहिए और मुझे लगता है हमारे देश में सक्षम एजेंसीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं जो इस बात को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है पूरी तरह से वहाँ की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इतना राजनीतिकरण हो गया है पुलिस एजेंसी का, और सबके सब जो हैं किसी तरह के पॉलिटिकल बंधन में फंसे हुए हैं। दीदी आपका सवाल फिर ममता जी दीदी के बाद। संदेश खाली जैसा मामला हुआ था जिसको बीजेपी ने देश भर में हल्ला मचाया, उसके बाद बीजेपी ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि वहाँ घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। एक दूसरा, उत्तराखंड में नर्स के साथ बिल्कुल कलकत्ता जैसा केस हुआ है, बिल्कुल उसकी भी चर्चा होना। बहुत छोटी बच्ची है वो। तीसरी बात, मैडम, राम इमाम नहीं है। जिस मूर्ख ने ये लिखा है उसको मालूम होना चाहिए कि इमामत का सिलसिला 1435 साल पहले शुरू हुआ, राम अवतार है, तो कृपया उन्हें इमाम ना करें।